क्या हौथी का जवाबी हमला शुरू हो गया है? यमन से इस्राइल पर एक ही दिन में 4 ऑपरेशन। यहूदी सेना के हेडक्वार्टर बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर सीधा हमला। इस्राएली जहाज पर भी दागी मिसाइल। आखिर क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे एक यूरोपीय देश बेल्जियम ने इस्राएल के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है, और साथ में आपको बताएंगे जिस ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर कमर तोड़ने की कोशिश की, अब उसी ईरान ने तेल बेचने का नया रिकॉर्ड बनाया। बताएंगे क्या है वो आंकड़ा, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। और इसी के साथ अफगानिस्तान में अब तक भूकंप से कितने लोगों की जान गई है, और साथ में तालिबान सरकार ने वैश्विक समुदाय से मदद की अपील की है। बताएंगे वहां की क्या है ताज़ा स्थिति। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इस्राएल ने यमन या हौथी के प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर उनका कत्ल कर दिया था। उसके बाद से ही हौथी गुस्से में है और उन्होंने कसम खा रखे हैं कि ये उनका बदला लेंगे और दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देंगे। इसी बीच यमन ने मंगलवार को इस्राएल पर बड़ा हमला किया है। यमन के हौथी संगठन यानी अंसारुल्लाह ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने इस्राएल के खिलाफ 4 बड़ी सैन्य कार्रवाई की। ये हमले 4 ड्रोन से किए गए और इनके निशाने पर इस्राएल के अहम ठिकाने थे। हौथियों के सैन्य प्रवक्ता यहिया सरी ने बयान जारी कर कहा कि उनकी ड्रोन फोर्स ने 4 सैन्य ऑपरेशन किए। पहला हमला किया गया तेल अवीव में, जहां इस्राएली आर्मी का हेडक्वार्टर यानी जनरल स्टाफ का बिल्डिंग स्थित है। यहां समद 4 नामक ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। दूसरा हमला हुआ खदीरा बिजली स्टेशन पर, जो उत्तरी इस्राएल में है। तीसरा हमला हुआ बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जिसे लीद एयरपोर्ट भी कहा जाता है। ये तेल अवीव यानी मध्य में स्थित है। चौथा हमला हुआ अशदोद बंदरगाह पर, जो दक्षिण में है। हौथी प्रवक्ता के मुताबिक ये चारों हमले सफल रहे और ड्रोन ने अपने टारगेट्स को सीधा हिट किया। लेकिन इतना ही नहीं, हौथियों ने एक जहाज को भी निशाना बनाया। ये जहाज था MSC ABI, जो उत्तरी लाल सागर में मौजूद था। हौथियों के मुताबिक ये जहाज इजराइल से जुड़ा हुआ था और गाजा के नाकेबंदी का हिस्सा था। इस जहाज को उन्होंने 2 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया और कहा कि यह हमला सीधा और सफल रहा। हौथी प्रवक्ता यहिया सरी ने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन इस बात की पुष्टि है कि इजरायली जहाज़ों की आवाजाही लाल सागर और अरब सागर में बंद रहेगी। उनका कहना है कि ये सारे हमले गाजा के मजलूम लोगों की मदद में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजा पर लंबे समय से हमला हो रहा है, नाकेबंदी है, लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया खामोश है। दोस्तों, अब जरा इस्राएल की तरफ से आई प्रतिक्रिया पर भी नजर डाल लेते हैं। मंगलवार को ही इस्राएली सेना ने बयान जारी कर दावा किया कि उन्होंने एक ड्रोन को मार गिराया, जो यमन से छोड़ा गया था। सेना ने कहा कि यह ड्रोन इस्राएल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया और इस दौरान अलर्ट भी नहीं बजाया गया, क्योंकि ये उनकी तय नीति का हिस्सा है। ये दूसरी बार है जब इस्राएल ने दावा किया है कि उसने यमन से छोड़े गए ड्रोन को रोका है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया था, जिसमें हौथियों की बनाई सरकार के प्रधानमंत्री और उनके करीबी अधिकारी एक साथ मारे गए थे। इस बीच दोस्तों, यूरोपीय देश बेल्जियम भी इस्राएल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवेट ने ऐलान किया है कि बेल्जियम इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। एक्स पर दिए गए बयान में प्रेवेट ने कहा कि बेल्जियम अन्य देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता देगा और साथ ही इस्राएल पर प्रतिबंधों का एक पैकेज लागू करेगा। उन्होंने लिखा, इस्राएली सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। साथ ही हमास समर्थकों की ओर से किसी भी तरह की यहूदी विरोधी बयानबाजी या आतंकवाद की प्रशंसा को और भी सख्ती से निंदा की जाएगी। प्रेवेट ने जोर दिया कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए उठाया जा रहा है, न कि इस्राएली नागरिकों को सजा देने के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तेहरान ने ऐलान किया है कि बीते 12 महीनों में ईरान के क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एक्सपोर्ट एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। यह सब उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर 14 नए प्रतिबंध पैकेज लगाए, जिनमें से एक 2018 के बाद का सबसे बड़ा ऑयल सेक्शन बताया जा रहा है। दोस्तों, ईरान की अर्थव्यवस्था में तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार की कमाई का 30 से 40% तेल से आता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सामाजिक कार्यक्रमों को फंड मिलता है।
साथ ही ये ईरान की विदेश नीति और एनर्जी डिप्लोमेसी का भी अहम हथियार है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में ईरान ने न सिर्फ एक्सपोर्ट बनाए रखा बल्कि और भी बढ़ा लिया। दरअसल अगस्त में अमेरिकी ट्रेजरी ने 14वां प्रतिबंध पैकेज लगाया, जिसमें 147 नए प्रतिबंध शामिल थे, खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। इसके बावजूद 2025 के पहले 4 महीनों में ईरान का तेल निर्यात पिछले साल के मुकाबले औसतन 21,000 बैरल प्रतिदिन ज़्यादा रहा। यही नहीं, इंटरनेशनल ट्रैकर्स ने भी इस ग्रोथ की पुष्टि की। जैसे केपलर के मुताबिक मार्च 2025 में चीन को ईरान का तेल एक्सपोर्ट 1.81 मिलियन बैरल दिन पहुंच गया, यानी 2024 के औसत से 22% ज़्यादा। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया कि 2025 के पहले 6 महीनों में औसत निर्यात लगभग 1.7 मिलियन बैरल दिन रहा। और टेक्सा डेटा के मुताबिक जून के आखिर में एक्सपोर्ट 1.8 मिलियन बैरल दिन तक पहुंच गया, वो भी ऐसे समय में जब ईरान 12 दिन की लड़ाई में उलझा हुआ था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये कामयाबी ऑयल सेक्टर वर्क फोर्स की मेहनत और रणनीतिक मैनेजमेंट की वजह से मिली। ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसन पकनेजाद ने कहा था कि इंडस्ट्री अब पाबंदी का मुकाबला और भी स्मार्ट और एडवांस तरीके से कर रही। तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन ईरान तेल एक्सपोर्ट को और ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन के प्रतिबंध बेअसर हो रहे हैं या ईरान वाकई में एनर्जी मार्केट में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगान अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से जलालाबाद में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से ज़्यादा हो गई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। वहीं WHO के मुताबिक 12,000 से ज़्यादा लोग इस भूकंप की चपेट में आए हैं। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि पूर्वी अफगानिस्तान में आया खतरनाक भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई। उन्होंने कहा कि 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जिंदा बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव टीमें अभियान चला रही। बता दें, अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दोस्तों, रविवार देर रात को पर्वतीय क्षेत्र में आए 6 तीव्रता के भूकंप से कई गांव तबाह हो गए और लोग घंटों मलबे में फंसे रहे। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने बताया, घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए यह आंकड़े बदल सकते हैं। उन्होंने बताया, भूकंप की वजह से कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें कट गई, लेकिन उन्हें फिर से खोल दिया गया और बाकी सड़कों को भी खोल दिया जाएगा ताकि उन इलाकों तक पहुंच आसान हो सके जहां पहुंचना मुश्किल था। दोस्तों, ज़्यादातर नुकसान कुनार प्रांत में हुआ। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और राहत एजेंसियों ने बताया कि उनकी टीम उबड़ खाबड़ रास्तों और टूटी सड़कों की वजह से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए पैदल सफ़र कर रही है। तालिबान की ओर से विश्व समुदाय से मदद की अपील की गई है। ब्रिटेन ने 10 लाख पाउंड यानी 13 लाख अमेरिकी डॉलर की आपात सहायता देने का वादा किया है, जिसे तालिबान सरकार के बजाय मानवीय एजेंसियों के बीच बांटा जाएगा। बता दें, ब्रिटेन तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है। चीन के अलावा कई देशों ने भी आपदा राहत सहायता की पेशकश की। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ये तीसरा बड़ा भूकंप है और अफगानिस्तान के लिए ये नया संकट है, जो सहायता फंड में भारी कटौती और कमज़ोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।